हेलो। जी सेट PYQ सीरीज का आज 6th लेक्चर है। हम लोग 2014 का पेपर 3 देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज में देखेंगे। ठीक है। इसका अराउंड 2 लेक्चर होगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पेपर 3 में अराउंड 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ये मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होते हैं। ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आज इस लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इका सिलिकॉन इज नोन एज, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इका सिलिकॉन किसको बोलते हैं? जर्मेनियम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जर्मेनियम को? जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो सिलिकॉन के नीचे का एक स्पेस खाली था जो अनडिस्कवर्ड था। ठीक है। सिलिकॉन के नीचे का एक स्पेस खाली था जो अनडिस्कवर्ड था। जब उसकी डिस्कवरी हुई वहां पे जर्मेनियम आया तो उसको इका सिलिकॉन बोलने लगे। ठीक है। वो जो वैकेंट स्पेस छोड़े थे मेंडलीव, उसको उन्होंने इका सिलिकॉन बोला। इका सिलिकॉन की जगह जो आया उसी का नाम हो गया। इका सिलिकॉन इज नोन एज जर्मेनियम। हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी not shown by the transition element is that वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जैसे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता ही है। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये भी पता है सबको। पैरामैग्नेटिक इज नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। अगर वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, लाइक NiCN4 2-, ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। इस तरह से होता है, बट पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। ऑल इम्पैक्ट कलर टू द फ्लेम, देखो अगर इतना रहता इम्पैक्ट कलर टू द फ्लेम तो सही रहता। ऑल लगा के गलती कर दिया, क्योंकि इसमें जैसे D5 वाले हैं, ये स्पिन फॉरबिडन भी है और लेपोर्टे फॉरबिडन भी है, और ये कलरलेस होते हैं। ठीक है। कलरलेस होते हैं। स्पिन फॉरबिडन और लेपोर्टे फॉरबिडन के कारण ये कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है। ऑल तो नहीं होता है ना, कुछ तो कलरलेस होते हैं, सारे तो फ्लेम में कलर नहीं देते। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है या प्रॉपर्टीज गलत है। ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम द कॉन्ट्रैक्शन काउज इन द बॉन्ड एंगल विल बी, देखो सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा। सबसे ज्यादा तो लोन पेयर का रिपल्शन होता है ना। इसके कंपैरिजन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। ठीक है। जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन काज इन द बॉन्ड एंगल विल बी मोर, उतना बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोंग, देखो 3 कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसमें पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन सा है। सबसे पहले इसी को देखते हैं। ये निकेल, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये निकेल+2, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा। सपोज देखो 1 2 3 4 5, फिर S 1 2 3, 3D 4S 4P। अब इसमें पेयरिंग तो होगा नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है Cl। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है। इसमें पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, तो एक तो Cl हो गया, NiCl4 2-। अब इसको देखो, इसको हम लोग सिंपली D10 बोल देंगे, सॉरी D8। D10 नहीं है, D8 है। तो चलो इसको भी सीक्वेंस में कराते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Ni+2, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 1 2 3, ये 3D, ये 4S, ये 4P। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन बनाएगा, निकेल 2+ यानी D8। तो
1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या होगा, DsP2, ये इतना का हाइब्रिडाइजेशन है इसका, DsP2, जो कि एक डायमैग्नेटिक स्पीस है, पैरामैग्नेटिक तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल होता तो आगे चेक करते है कि नहीं है। अब एक ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हुआ तो ऑल भी नहीं हुआ ना, तब ऑल भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो दो आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन ही होगा। बट हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें निकेल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी 3D8 4s2, बट क्या है, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहीं पे देख लेते हैं हम लोग इसी में। देखो ये 8, ये हो गया 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 4s2, ये कुछ इस तरह से। अब है क्या, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको भी यहाँ भेज देगा और इसको भी यहाँ भेज देगा और पेयरिंग कर लेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, जो कि टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, तो NiCO4 sp3 टेट्राहेड्रल एंड डाईमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर कर दिया। कौन ट्रांसफर करवाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी CO। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द साइंटिस्ट आफ्टर whom an element was named when he was alive। सीबर्ग, सबको पता होना चाहिए सीबर्ग, क्योंकि ये रेयरेस्ट एग्जाम्पल है। ये कौन सा एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर 106, एलिमेंट का नाम सीबोर्जियम। ठीक है, कौन दिया था, आयुपैक नेम। ईयर कौन सा था, 1997। बस रेयरेस्ट एग्जाम्पल, इसलिए हमको तो उम्मीद है जो सबको याद ही होगा। सीबर्ग साइंटिस्ट थे, एलिमेंट का नाम ये रहा सीबोर्जियम, एटॉमिक नंबर ये रहा। कब हुआ, तो 1997। कौन दिया था, आयुपैक नेम। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन सा होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करे। अब देखो BF3, BF3 ऑक्टेट इसका पूरा नहीं और वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये तो लुईस एसिड है। पूछ रहा है नॉट, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी एल AlCl3 BF3 टाइप का ही है, इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये भी लुईस एसिड है, ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। BeCl2, ये कुछ इस तरह से है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है बट इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये लेगा कहाँ से, तो ये एक लुईस एसिड नहीं है। फिर SnCl4, ठीक है, SnCl4, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिस वजह से ये d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। ये भी हमारा एक लुईस एसिड है। सिर्फ हमारा BeCl2 लुईस एसिड नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयरिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर दिया गया और एक ये स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लेते हैं। देखो ये बेंजाइल एनाइन है और ये फिनाइल एनाइन है। बोथ 1 and 2 बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सही बात है, दोनों तो आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है। द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ 1 is less than 2, ये भी सही है। ये कंपाउंड 1 is stabilized by resonance while second is not, ये भी सही है। देखो बेंजाइल एनाइन में क्या है, बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 लगा है जिसपे एनाइन है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। बट फिनाइल एनाइन क्या है, C6H5, मतलब बेंजीन रिंग पे ही माइनस चार्ज है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वही है, ये भी सही है। रिएक्टिविटी पहले का ज्यादा है, ये भी सही है, मतलब इसमें चारों ऑप्शन सही है और पूछ रहा है नॉट करेक्ट,
तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसको जेड लिख लो, और क्या करोगे, चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इसका नॉट करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, amongst NH3, NCH3 whole 3, NSiH3 whole 3, predict the order of basicity from the set mentioned below। इसमें बेसिसिटी पूछ रहा है। देखो, ये भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये भी पिरामिडल है, और ये कौन सा, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये याद रख लो, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों है? क्योंकि इसमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ये पिरामिडल नहीं रह जाता, ये ट्रायगोनल प्लेनर हो जाता है। जब ट्रायगोनल प्लेनर है तो और बैक बॉन्डिंग है तो सबसे कम बेसिक ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो सबसे कम वाले को ऐसे लिखे। उसके बाद इस दोनों में देखो, NH3 है और NCH3 है, दोनों पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो कौन पहले देगा या कौन ज्यादा देगा? वही देगा जिसके पास इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन का भी है, CH3 का लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 का, और बीच में आ जाएगा 1, यानी 213, 231 नहीं, 213, ऑप्शन बी। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहला रीजन तो यही है, जो इसमें बैक बॉन्डिंग है, उस वजह से इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, जो डोनेट करेगा खुद को बोलेगा हम बेसिक है ज्यादा। अब ये दोनों बच गया। इसमें NH3 और NCH3 का कंपैरिजन करोगे तो CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, उस वजह से ये बोलेगा लो मेरे से ले लो। ठीक है, सबसे ज्यादा सेकंड का हो जाएगा और सबसे कम थर्ड का हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, विच मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो, ये या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो, Ml5 से क्या बन रहा है, Ml5+, उसके बाद Z अटैक कर रहा है तो Ml5Z, मतलब पहले कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, यानी SN1। अगर एक ही बार में जैसे इधर से अटैक और इधर से प्रोडक्ट बन जाए तो वो SN2 होता है। ठीक है, ये SN1 है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकेंड आयनाइजेशन पूछ रहा है, तो एक बार पहले फर्स्ट आयनाइजेशन लिख लो, उसके बाद सेकेंड का देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। अब देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी किस में ज्यादा लगेगा, वो लिखना है। बट यहाँ पूछ रहा है सेकंड, सेकंड का देखते हैं, पहला छोड़ दो, पहला डायरेक्ट लिख दो। देखो, 1s2 2s2 2p1, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद का है। ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में ज्यादा एनर्जी लेगा उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कम लगेगा उसका कम हो जाएगा। देखो, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब वैलेंस शेल में एक है पी में, जो आसानी से निकल सकता है, तो सबसे कम हो जाएगा कार्बन का। अब बच गया नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का क्या होता है, साइज छोटा होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाई न्यूक्लियर चार्ज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आ जाएगा, फिर बीच में बच गया नाइट्रोजन। देखो, आयनेशन एनर्जी के लिए बहुत सारे ट्रेंड होते हैं याद कर रखने के लिए, ट्रेंड से अच्छा मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, उसके बाद देखो। देखो, ये अगर पीरियडिक टेबल है, यहाँ पे जो वो सबसे छोटा है, यहाँ पे एक तो फ्लोरीन है,
उस पे सबसे छोटा है, ऊपर से हाई न्यूक्लियर चार्ज भी आ गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर सबसे लास्ट में तो कार्बन बैठा ही है। ये नहीं होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये दोनों थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था, इसको तो हटा ही देते, फिर इसमें हमको ये दोनों को कंपैरिजन करना। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Most substance expand when heated in all temperature range. Water exhibits anomalous behavior. It contracts when heated between 0 degree to 4 degrees Celsius. Which of the following statement is most appropriate to this behavior? Ice has an open cage like structure. देखो स्टेटमेंट तो सही है, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूछ रहा है। इन आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर बोथ कोवेलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। When ice melt, density increase as water molecules come close together to filling up empty space in cage structure, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, इन आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लो, सारा का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एंड आइस मेल्ट्स and the temperature rise from 0 degree to 4 degree. Open cage like structure of ice begins to collapse. ये जो open cage like structure है वो collapse होने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी टूटने लगता है। allowing water molecules to move closer together and fill the empty space within the former cage structure, leading to an increase in density and decrease in volume। देखो increase in density यही दिया गया है, कम क्लोजर आएगा टुगेदर तो फिलिंग अप एम्प्टी स्पेस इन द केज स्ट्रक्चर। ठीक है, केज स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर रहा है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट रहा है, उसके बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउ करता है अपने पास आने के लिए ताकि वो एम्प्टी स्पेस को फिल कर पाए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ ब्रीजिंग ऑक्सीजन। देखो इसमें पूछ रहा है कि इसमें ब्रीजिंग ऑक्सीजन नहीं है। ऑर्थोसिलिकेट SiO4 4 ये ऑर्थोसिलिकेट का मोनोमर है जो एक टेट्राहेड्रल होता है, इसमें ऑक्सीजन ब्रिज में नहीं होता है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। बट और भी देख लेते हैं, डाइक्लोरो हेप्टो ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर देखो Cl2O7 ये होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐसे ब्रिज में है, ClO3 इधर ClO3 दोनों साइड ClO3 है जो ऑक्सीजन के साथ ब्रिज में ClO3। ठीक है, इसमें देखो डाइक्रोमेट आयन मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट वाला K2Cr2O7 होगा तो Cr2O7 2 इसका स्ट्रक्चर देख लो, Cr, इसमें एक ऑक्सीजन, इधर एक Cr, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, उसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन माइनस, ये हो गया इसका। इसमें भी ऑक्सीजन ब्रिज में है। अब पॉलीफॉस्फोरिक एसिड देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह से होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और यहाँ OH। सेम इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और यहाँ भी OH। इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। ठीक है, इन तीनों में ऑक्सीजन है ब्रीजिंग में, ऑर्थोसिलिकेट में नहीं है जो Si सिलिकॉन। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस, इसमें ऑक्सीजन ब्रिज में नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स डिस्टिंक्ट एसिडिक कैरेक्टर। ये कौन सा है, बोरोन फैमिली का है। बोरोन फैमिली के जैसे जैसे नीचे आओगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, उससे बेसिसिटी इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी तो जो टॉप पे होगा वही मोस्ट एसिडिक होगा। हमारा B2O3 ही मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, और ये दोनों हमारे भाई साहब एम्फोटेरिक है।
और ये सबसे नीचे बैठा बेसिक है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, with reference to the hydroformylation reaction or also known as the OXO process, which of the following species does not participate in the following reaction? ठीक है, ये रहा ऑक्सो प्रोसेस का पूरा साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग कैटलिस्ट कौन सा है? CO2 कोबाल्ट 2 CO8। देखो ये रहा। उसके बाद इसमें H2 के साथ होता है रिएक्शन, तो क्या बन जाता है? कोबाल्ट कोबाल्ट का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन कोबाल्ट CO4। ये रहा। उसके बाद फिर ये CO का रिएक्शन, CO इससे निकल जाता है तो क्या बन जाता है? HCO CO3। ये रहा। अब इसमें ये CO5 तो कहीं है ही नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट। ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। बाद बाकी ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF मिलेगा, उसमें आप लोग एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द गिवन बोरोन हाइड्राइड इज एन एराकिनोबोरेन। देखो क्लोजो, नीडो, एराकिनो ये सब तो सुने ही होंगे। एराकिनो को कैसे लिखते हैं? BnHn6-। ठीक है, ये एराकिनो है। एराकिनो से पहले क्या क्या आता है? क्लोजो आता है, नीडो आता है। ठीक है, क्लोजो कैसे होता है? BnHn2-। नीडो आता है BnHn4-। ठीक है, अब इसमें देखो BnHn2-, यानी ये क्लोजो है। बी, इसको पहले BnHn के फॉर्म में लिखो, BnHn, यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक -4, तो मतलब 4- हो जाएगा। ये हमारा नीडो हो गया भाई साहब। इसमें देखो B5H5 4-, ये भी हमारा नीडो हो गया भाई साहब। यहाँ पे इसको भी पहले लिखो B5H5, 6 यहाँ से निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये 6-, ये हमारा एरेकिने हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ Mn2CO10 विथ I2 शुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। देखो Mn, इधर भी Mn लिखे, इसके बीच एक बॉन्ड रहता है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कोबाल्ट, सॉरी CO, कोबाल्ट नहीं CO। इसको मेटल कार्बोनिल्स में हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स में। और ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, इसका जो रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर भी I और इधर भी I ऐड हो जाता है, तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा MnCO5 और I, मतलब आयोडीन। यहाँ I2 है, यहाँ I है, लेकिन ये तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया, इसमें तो आयोडीन है ही नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Which one cation mainly complex ATP in the cell? देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डाइवैलेंट कैटायन के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है। डाइवैलेंट कौन सा? Mg2+। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दिमाग में ये आएगा, जो Mg2+ बनाया तो कैल्शियम 2+ क्यों नहीं बनाया? इसका यहाँ पे रीजन भी मैं लिख के लाया। ठीक है, यहाँ से पहले इसको हटा दो, पता चल गया डाइवैलेंट होना चाहिए। Mg2+ has a smaller ionic radius and a higher charge density, leading to the strongest electrostatic interaction with the negatively charged phosphate groups of ATP। Mg के पास स्मॉलर आयनिक रेडियस और हाई चार्ज डेंसिटी है, उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है फॉस्फेट ग्रुप के नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, सॉरी ATP का नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप पे, उसके साथ, इसलिए हमारा Mg2+ होता है कंपैरिजन टू Ca2+ के। ओके, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन इन्वॉल्व। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो ये आपको रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखो सबसे पहले। इसका रिएक्शन होता है N2 + 8 हाइड्रोजन + 8 इलेक्ट्रॉन
प्लस 16 mg ATP, ठीक है। इसका प्रोडक्ट भी लिख लो, NH3 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 mg ATP ADP में बदल जाता है, ADP में बदल जाता है, प्लस 16 पाई। हमारा क्या पूछ रहा है? फिक्सेशन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन के पूछ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल। अगर रिएक्शन याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। और बायो इनऑर्गेनिक का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अभी पता चल जाएगा, एक साल में इस पे 2 क्वेश्चन आया है। देखो, nitrogenase catalyze the reduction of N2 to NH3 which is coupled to the hydrolysis of gas molecules of ATP। अभी रिएक्शन लिखे थे, N2 प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 mg ATP, यही था ना। ये क्या बन रहा था? 2NH3 प्लस H2O प्लस ATP, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 16 पाई। पूछ क्या रहा है? विच कपल्ड इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी यानी 16, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट electronegativity amongst NH2 NP5 group, but electron affinity of fluorine is less than chlorine because, देखो, ये बोल रहा है जो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका क्लोरीन से कम है। क्यों है कम? एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन। ये प्रॉपर रीजन नहीं है। फ्लोरीन बिहेव्स इन अनयूजुअल मैनर, ये क्या उसका नेचर पूछ रहा है? उसे शादी करनी इसको क्या? फ्लोरीन कैन एकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन बेटर देन फ्लोरीन बाय यूटिलाइजिंग इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी उतना प्रॉपर आंसर नहीं है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेक्स एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस फेवरेबल देन क्लोरीन, ये बात सही है। देखो, क्लोरीन का साइज छोटा है, उसका उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा और तो बहुत ज्यादा रिपल्सन पैदा होगा, ठीक है। उससे वो स्टेबल नहीं रहेगा, लेस फेवरेबल हो जाएगा। और क्लोरीन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, वहां पे वो एक्सेप्ट कर सकता है फ्लोरीन से बेहतर, वहां रिपल्शन भी ज्यादा नहीं होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत होगा। इसलिए हमारा प्रॉपर आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स फॉर जेड ऑपरेशन रोटेशनल एंगल 2 थीटा इज गिवन बाय। इसमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका पूछ रहा है एक्स क्या होगा। देखो, CN2Z इस टाइप का है और यहाँ पे रोटेशनल एंगल थीटा दिया गया है। इसका जो अगर सिंपलेस्ट लिखोगे, जो हम लोग लिखते हैं, इसका क्या होता है? कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जेड वाला है ना, तो जेड के पास यहाँ पे 1 लिख दो, बाद बाकी 0 0 0 0, ठीक है। उसी तरह अगर SN2Z का पूछ ले, SN2Z, यहाँ पे 1 के जगह -1 आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, 0 0 0 0, यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो अभी पूछा नहीं, हमसे पूछा क्या गया है? CN2Z में एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, CN का, CN2Z का, इसका हो जाएगा 2 cos थीटा की जगह क्या दिया गया? 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ये वही अगर SN का पूछ ले तो वहां पे हो जाएगा 2 cos, अगर थीटा की जगह 2 थीटा दिया गया तो 2 cos 2 थीटा -1, ठीक है। ये SN के लिए था, SN2Z। नेक्स्ट, the 2pz orbital has a maximum value of d equals to, देखो 2pz यानी अलाइन कर रहा है ये जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से, ठीक है। इसका जो एंगुलर पार्ट होता है, इट्स एंगुलर पार्ट
किसके प्रोपोर्शनल होता है? cos थीटा के। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर सपोज cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, cos 0 डिग्री पे 0 और पाई पे, सॉरी, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, 0 नहीं होता है। cos 0 डिग्री पे 1 और cos पाई पे -1। ठीक है, -1। सबसे ज्यादा यही मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस यहीं पे ज्यादा होंगे, cos 0 डिग्री नहीं तो cos पाई। ये यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो। इसका cos वैल्यू -1/2 होता है, और पाई/2 का तो 0 होता है, और पाई/4 का अराउंड 0.7 कुछ होता है, 0.7 ही रख लो। ठीक है, बट इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2pz ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन है। इसके एंगुलर पार्ट cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू cos 0 होगा, नहीं तो cos फाइव होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द लाइफ टाइम ऑफ एन एनर्जी स्टेट गिवन राइज टू लाइन विथ 60 मेगाहर्ट्ज इन द स्पेक्ट्रम विल बी। देखो, इसमें डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 पाई। ठीक है, 2 पाई ये डेल म्यू। यहाँ पे 16 मेगा हर्ट्ज है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो, 16 × 10⁶। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखो, इंटू 6 × 10⁶। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 2.65 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। म्यू एस मत लगाना, NS होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। The variation energy obtained for a given quantum mechanical system using a trial wave function is, देखो, according to the variation principle in quantum mechanics, the energy calculated using any trial wave function will always greater than or equals to the true ground state energy of the system। greater than और equals to मतलब इसको ई ट्रायल ऐसे लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इक्वल्स टू द ग्राउंड स्टेट ग्रेटर होगा ना, लेस देन ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द ग्राउंड स्टेट, यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट। द नंबर ऑफ प्लेनर एंड रेडियल नोड्स फॉर 5d ऑर्बिटल। इसमें देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 और एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर यानी d इक्वल्स टू 2। देखो, SPD 0 1 2। ठीक है, 2 हो गया हमारा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, d है, इसको L वैल्यू बोलते हैं। रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर -1। और प्लेनर यानी एंगुलर कैसे निकालते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 2। अब इसका देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 5। 5 -2 -1 इक्वल टू 2। तो 2 और 2, आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक में टोटल 6 लेक्चर हुए हैं, प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार पूरा देख लीजिए। थैंक यू।